अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे अपना पेटेंटिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में अपने वैल्यूएशन पढ़े थे ड्रग्स के, ठीक है, WHO और ICH की गाइडलाइंस थी उनके हिसाब से। अब पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, अगर आपका कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट है, आपने उसको फाइंड आउट किया है या आपको मिला है, इन्वेंट किया है, तो चलो ठीक है आपने कुछ इन्वेंट किया है, आपके माइंड से कोई नई चीज़ आई है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, वरना कोई चोरी भी कर सकता है, तो आपके इंटेलेक्ट की चोरी हो सकती है। तो क्या है यहाँ पे, हमारा पेटेंट हमें एक लीगल प्रोटेक्शन देता है हमारी जो भी इन्वेंशन है। मतलब अगर आप ए पर्सन हो या कोई भी ए पर्सन है, उसने कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट की है, ठीक है, इन्वेंटर हो गया, ये इन्वेंशन की है इसने कोई भी, उस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करना, लीगली प्रोटेक्शन देना, वो हमारा पेटेंट का काम है, जिसमें उसके पास सारे राइट्स होते हैं। ए के पास जैसे हमारा कोई पर्सन है, उसके पास सारे राइट्स हो जाएंगे कि वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, सेल कर सकता है, बट इसकी टाइम लिमिट है। आपकी टाइम लिमिट क्या है, 20 ईयर्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल समझो 2025 में कोई भी डेट या मंथ में आप उसको फाइलिंग करते हो, फाइल करते हो एप्लीकेशन को, तो उस पर्टिकुलर डेट से आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, उस डेट से लगा के आने वाले 20 साल तक जो होगा वो आपका पेटेंट हो जाएगा। उसके आपके अलावा उसको उस पर कोई किसी का हक नहीं होगा, किसी का राइट्स नहीं होगा, वो सिर्फ इन्वेंटर का रहेगा। अब पेटेंट से क्या होता है, एक थोड़ा सा इनोवेशन होती है कि इनोवेशन लोग करते हैं कि भाई वो उनके नाम पे हैं। अब किसको नहीं पसंद है किसका नाम नहीं हो, फिर उसके बाद उसको एक तरीके से फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जो इन्वेंटर्स होते हैं ना उनको मिलते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब पेटेंट ग्रांट कैसे होगा, उसका भी तो कोई प्रोसेस होगा आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि कैसे, हमने सोचा इन्वेंशन कर ली, अब उसको फॉलो लीगल प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करोगे। इसमें क्या होगा, जो आपने इन्वेंशन की है ना उसके बारे में बताओगे, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, उसका पर्पस क्या है, वो कैसे वर्क करता है, वो किस तरीके से यूनिक है, तो वो क्या आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है वो सारा वर्क, ठीक है। अब देखो उसके बाद पेटेंट सर्च किया जाता है। अब उसमें एग्जिस्टिंग पेटेंट भी होते हैं, एज सच ऐसा नहीं है कि आपका पेटेंट पहला पेटेंट होगा और सबसे अलग होगा, नहीं, बहुत लोगों ने पेटेंट किए हुए हैं, तो आपको अपने पेटेंट की ये चेक करना है, या जो आपकी इन्वेंशन है क्या वो नोवेल है या नहीं, उसकी नोवेलिटी चेक करनी है। वो कैसे चेक होती है, अगर आप उसको पेटेंट, गूगल पेटेंट होते हैं वहाँ जाके सर्च करोगे पता चल जाएगा। देन आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन फिल करो, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अटैच कर दोगे और आप उसको अप्लाई कर दोगे। ये हो गया आपका यहाँ प्रोसेस, ये तो था आपका काम, ठीक है। प्रिपरेशन करना, पेटेंट को सर्च करना, एप्लीकेशन देना, ये किसका काम है, ये है इन्वेंटर का काम है। आज तो पेन भी ऐसे ही चल रहा है, कोई बात नहीं, बट ये इन्वेंटर है, समझ गए ना, ये इन्वेंटर का काम है सब कुछ। मतलब अगर आप इन्वेंटर हो तो ये सारा काम एप्लीकेशन तक आपका होगा। देन जब ये एप्लीकेशन फिल होके सबमिट हो जाएगी, देन ये आगे अथॉरिटीज़ का काम होता है, वो एग्जामिन करते हैं, वो आपका जो एप्लीकेशन आपने फिल की है, आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ वेरीफाई करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं, या आपने किसी का कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया, किसी का पता चला चोरी तो नहीं करके लगा दिया है, तो वो सब वहाँ चेक होगा। देन उसके बाद रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स में भी येस नो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स मान के चलो, या ऑब्जेक्शंस होते हैं। अगर रिस्पॉन्स में किसी ने ऑब्जेक्शन एड्रेस किया है, मतलब जो भी ऑब्जेक्शंस थे वो एड्रेस हो चुके हैं और वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नोबडी हैव एनी इशू विद दैट, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे वो ग्रांट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से मेंटेन करना पड़ता है सब कुछ।
इफ ऑब्जेक्शन परसिस्ट, अगर ऑब्जेक्शन चलता रहा, मतलब ऑब्जेक्शन नहीं हटा, या फिर उस पर वो होता है ना, केसेस होते हैं, अगर केसेस में भी अगर नहीं कुछ होता तो क्या होता है वहाँ, वो या तो किसी को सज़ा हो जाती है या कुछ हो सकता है, फाइन देना पड़ सकता है। तो सेम यही रिस्पॉन्स में अगर ऑब्जेक्शन जो है वो लंबे समय तक परसिस्ट करा तो क्या हो जाएगा, आपका पेटेंट रिजेक्ट हो जाएगा, वो मना कर देंगे उसको लेने से। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आईपीआर पर आते हैं। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। अब आईपीआर क्या होता है? अब हमारा आईपीआर ही वो है, अथॉरिटी है या हमारा राइट है, हमारी कोई भी दिमाग से निकली हुई चीज़ या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रिजर्व करना या उसको संभाल के रखना एक तरीके से, उसमें हमारे ये पेटेंट उसी के अंडर आता है, आईपीआर के अंडर। ठीक है, जैसे कॉपीराइट है। कॉपीराइट आपने सुना होगा, यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे ना, तो अगर किसी ने व्लॉग देखा होगा या कुछ देखा हो तो वो बोलते हैं यार कॉपीराइट आ जाएगा, ये गाना मत चलाओ, ऐसे मत करो। तो वो है ट्रेडमार्क। अगर कोई ब्रांड की ट्रेडमार्क होता है, नाइकी है, एडिडास है, उनके खुद के ट्रेडमार्क हैं, तो वो नहीं कोई कॉपी कर सकता। ऑल्दो लोग बड़े सारे हैं, कॉपी कैट हो जाते हैं, बट उसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। वो एक है, कुछ ना कुछ उनकी लाइक ट्रेडमार्क में जो कॉपी करते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। अब जैसे किसी भी, जैसे कोका कोला है हमारा, तो कोका कोला का जो सीक्रेट है, जो रेसिपी है, या आप उसको समझो जो फॉर्मुलेशन है या जो फॉर्मूला है जिसकी वजह से वो वैसा है कोका कोला, वो अभी भी कॉन्फिडेंशियल है। उसको सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं। उसको जो फॉर्मूला है ना, उसको 2 ही लोग जानते हैं, उस टेक्निक को 2 ही लोग जानते हैं अभी तक। तो अगर जानते होंगे और आपस में अलग बात है, बट उनके अलावा कोई नहीं जानता। और ट्रेड सीक्रेट हमारा कौन प्रिजर्व करता है? ये सारी चीज़ों को बचा कर रखना और एक तरीके से किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की क्रिएशन को क्या एक लीगल राइट से प्रोटेक्ट करना, वो हमारा काम होता है। वो कौन करता है? आईपीआर के थ्रू होता है। आईपीआर में हमारे क्या क्या टाइप्स आ जाते हैं? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सारी चीज़ें हैं। क्यों ज़रूरी है? इम्पॉर्टेंस क्या है आईपीआर की? देखो यार, चोरी तो आपने सुना ही होगा, काम की भी यार किसी ने अगर काम किया है, किसी ने मेहनत की है, किसी ने रिसर्च की, क्रिएटिविटी की है, तो उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए कि भाई उसने इतनी मेहनत की है, उसने काम किया, तो इसलिए उसको लीगल प्रोटेक्शन हमारे टाइप्स ऑफ आईपीआर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले चीज़ उसको पता है उसका नाम होने वाला है। देखो फेम किसे नहीं पसंद है, हर किसी को पसंद है, हर किसी को मशहूर होना है, हर किसी को पैसा कमाना है, तो वो उससे पैसा कमा सकता है। एनकरेज करना चाहिए एक तरीके से। आईपीआर जो है वो एनकरेज करता है इनोवेशंस को, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कंज्यूमर और पब्लिक हेल्थ को बचाए रख सके, कल्चरल डेवलपमेंट और बैलेंस इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारा आईपीआर ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। देन फार्मर्स राइट्स आते हैं। फार्मर के लिए भी राइट्स हैं, एज सच ऐसा नहीं है कि बस इंटेलेक्चुअल वालों के लिए, फार्मर के भी राइट होते हैं। अब फार्मर्स के पास क्या होगा? उनके पास कोई ऐसा सीड है जो बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत उनके पूर्वजों के टाइम से चलता आ रहा है, या उनके कोई प्लांट में ऐसे जेनेटिक्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, तो उसको चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं और उसको सेल एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारा ये उनके अंडर आता है, फार्मर्स राइट के अंडर। वो चाहे तो कर सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ना। फार्मर्स में भी, किसानों में लाइक ट्रेडिशनल सीड्स हैं, बीज ऐसे हैं जो नहीं मिलते या हाइब्रिडाइज्ड हो गए हैं, कुछ जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, वो चीज़ें नहीं मिलती, तो वो फार्मर्स राइट है। फार्मर चाहे, किसान चाहे तो उसको यूज़ भी कर सकता है, उसको एक्सचेंज कर सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये कब रिकॉग्नाइज हुआ था, ये राइट कब आया था? जब हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, तो उन्होंने ये बोला था कि जिससे कि हमारा एक कंजर्वेशन हो सके और उसको सस्टेनेबल यूज़ कर सकें। अब देखो यार, किसान के पास ऐसा तो है नहीं कि वो बेचारा फार्मर भर के बैठा है हर चीज़, तो उसको कंजर्व करना और सस्टेन करना, लंबे समय तक के लिए यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये फार्मर राइट्स बनाए गए थे। अब उनका राइट टू सेव सीड्स, उनके पास पूरा हक है कि वो सेव को बचा सकें, वो सीड्स को बचा सकें, जो बीज है ना उनको एक्सचेंज कर सकें, अपने जो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी है उसको एक तरीके से प्रिजर्व कर सकें,
ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट कर सकें, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, उनको इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने लाइक किसी बिजनेसमैन को बेचा कोई चीज़, उनके पास तक प्रॉफिट ही नहीं पहुंचा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कल्टीवेट जो है, चॉइस ऑफ क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं, वो अपना फेयर ट्रेड बना सकते हैं कि उनके पास एक्सेस है, वो फेयर प्राइस मिलना चाहिए उन्हें प्रोडक्ट का। एग्रीकल्चरल एजुकेशन का पूरा राइट होता है, उनको रिसोर्सेज फॉर कंजर्वेशन के लिए भी राइट्स हैं। तो ये सारे हमारे फार्मर राइट्स हैं जो आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनके पास भी राइट्स हैं। देन ब्रीडर्स राइट आते हैं, प्लांट की ब्रीडिंग भी होती है, ये तो सबको पता है ना। ब्रीडर्स राइट या प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन ग्रांट होता है जिसमें वो प्रोपोगेटिंग या हार्वेस्ट करते हैं किसी भी नए प्लांट की वैरायटी के मटेरियल को। अब देखो बहुत सारे ना यूकेलिप्टस के प्लांट आने लगे हैं। यूकेलिप्टस प्लांट ना विद इन 5 ईयर वो आपको एक प्रॉपर लाइक ग्रोन अप फेज में देखने को मिल सकते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो ब्रीडर्स जो हैं अब बहुत सारी ऐसी प्लांट वैरायटीज़ को या एक तरीके से उनको प्रोपोगेट कर रहे हैं, उनको नए नए तरीके से बना रहे हैं। तो देखो ऐसा तो है नहीं यूकेलिप्टस का प्लांट आपको 5 साल में पूरा ग्रोन अप हो या ग्रो हो सके, पूरा अच्छे से बड़ा हो जाए। उसको अप्रॉक्सीमेटली 10 साल तो लगेंगे, 10-12 साल नहीं, अब इतना भी नहीं लगेगा। ये ब्रीडर्स राइट है, अगर वो चाहे तो उसको एक तरीके से प्रॉपर न्यू प्लांट वैरायटी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के एक टाइम में होता है 20 to 25 ईयर्स। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है ब्रीडर्स राइट का? एक प्लांट वैरायटी नोवल होना चाहिए, आप उसको एक समय के बाद नहीं बेच सकते, उसको आप एक टाइम पीरियड तक ही बेच सकते हो। देन यू हैव टू इन्वेंट समथिंग न्यू, कुछ नया लाना पड़ेगा। फिर डिस्टिंग, आपको ऐसा दिखाना है कि ये वैरायटी बिल्कुल एग्जिस्टिंग से अलग है, थोड़ा सा अलग है या कुछ डिफरेंस दिखाना। नोवेल है, नोवेल है तो आपका अलग होगा ही होगा, यूनिफॉर्म रहे, स्टेबल रहे। तो ये प्लांट वेराइटीज़ है, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। जब किसी भी ब्रीडर को ग्रांट मिल चुका है तो उसके पास एक राइट आ जाता है कि वो वैरायटी सेल कर सकता है किसी भी ट्रेडमार्क के अंडर। देन लाइसेंस है कि वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, और अगर कोई अनऑथराइज प्रोडक्शन और सेल हो रही है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन तक ले सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। जो नर्सरी होती है ना, ब्रीडर्स लाइसेंस बहुत आई डोंट थिंक किसी को ज़्यादा पता होगा। जो लोग इस फील्ड से हैं उनको पता होगा एज सच। ठीक है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है, इसमें हमारा सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन है किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हम किस लिए कमर्शियली यूज़ करने वाले हैं। जैसे आपका कोई जेनेटिक है या कोई बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना उनका। अब इसको बायो प्रोस्पेक्टिंग को हम फार्मास्यूटिकल में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक, बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले एक्सप्लोरेशन एंड कलेक्शन होता है। आपका कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स है उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं या कलेक्ट किया जाता है, जो हमारा जैसे कि मोस्टली ऑफन रिच इन बायोडाइवर्सिटी एरियाज। देन आइडेंटिफिकेशन और टेक्सोनॉमी होगी, फिर क्लासीफाई किया जाएगा स्पीशीज़, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग उसको देखा जाएगा, मतलब कि उससे एसोसिएट किया जाएगा। देन आपका स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग चलेगी, जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पता किया जाएगा। एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन होगा, ये सारा वही आ जाता है हमारे हर्बल में कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे अपने एक्टिव कंपोनेंट्स को, देन आइसोलेट करेंगे उनको केमिकल एनालिसिस के थ्रू। डेवलपमेंट, कमर्शलाइजेशन, बेनिफिट शेयरिंग, तो ये सारा प्रोसेस है हमारा बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये सारी चीज़ें ना हमारे कहाँ आ जाती हैं, हम लोग आईपीआर में देखते हैं। आईपीआर के बाद बहुत सारी चीज़ें। अब बायो पायरेसी भी है। अब नॉर्मल पायरेसी तो सबने सुना होगा, बट बायो पायरेसी भी है। तो उसमें जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं या कोई भी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी के कंसेंट के बिना या किसी कंपनसेशन के बिना। मतलब वो होता है ना, आप किसी के पूछे बिना उसका डुप्ली बनाना शुरू कर दो या उसके जैसा एग्जैक्ट बना के सेल आउट करना शुरू कर दो, आपने उससे परमिशन नहीं ली, उससे कंपनसेट नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी बायो पायरेसी में आ जाता है। अब इंडिजिनस राइट्स अंडरमाइन होते हैं। देन आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब फॉर एग्जांपल बायो पायरेसी में हमारा नीम ट्री केस आया था,
ठीक है, एक केस था नीम ट्री केस। उसमें क्या हुआ था, वो हम इंडिया में यूज़ करते थे फॉर पेस्ट कंट्रोल और मेडिसिनल पर्पस के तरीके से हम उसको यूज़ करते थे। तो जो हमारा पेटेंट था ना, इन्होंने नीम ट्री जो था, उन्होंने बोला था कि ये हमारा नीम है, एंटी फंगल फॉर्मुलेशन है, उसका पेटेंट ग्रांट कर दिया था यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने। बट इंडिया वालों ने इसको चैलेंज किया था, एक्टिविस्ट ने चैलेंज किया था कि ये बायोपायरेसी हो रही है, तो वो पेटेंट ना रिवोक कर दिया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर देन आपका हुडिया कैक्टस केस था अफ्रीका का, तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने उसको एक्टिव कंपोनेंट्स, रिसर्चर ने क्या किया था, पेटेंट करा लिया था एक्टिव कंपोनेंट और लाइसेंस ले लिया था कि उसको कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट फिर देन एक लीगल लगा, नेगोशिएशन हुआ वहाँ पे जाके, देन वो केस सॉल्व आउट हुआ था बायोपायरेसी का। ठीक है, पेटेंटिंग एक्सपेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट। आपको उसके बारे में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो मतलब क्या है, एक नॉलेज पास डाउन हो रही है जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन के थ्रू कम्युनिटीज़ में आना शुरू हुई है, या तो वो मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड है या कोई ऐसा नेचुरल सोर्स या हीलिंग प्रैक्टिस है उससे रिलेटेड है। ट्रेडिशनल नॉलेज तो ये हुई ना, पुश्तों से चली आ रही है, पुराने टाइम से चला आ रहा है कुछ, तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्लांट एक्सट्रैक्ट है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे उसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है, जहाँ पे पेटेंट भी है ट्रेडिशनल नॉलेज का, नेचुरल प्रोडक्ट का, तो वो एक कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कंसर्न अराइज होता है बायोपायरेसी का, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो वो चीज़ है, कंसर्न में क्या होता है कि देखो बायोपायरेसी से कि आपने अनऑथराइज यूज़ किया है किसी की ट्रेडिशनल या पेटेंटिंग नॉलेज जो थी उसको यूज़ करके, आपने उसको कंसेंट नहीं लिया, उनसे परमिशन नहीं ली कि उसको यूज़ करना है, बट आप सेल आउट कर रहे हो। मतलब वो है कि आप किसी की चीज़ का अपने हिसाब से करके फ़ायदा उठा के पैसे कमा रहे हो। ठीक है, तो ये है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इरोजन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, अनफेयर इकोनॉमिक एडवांटेज फॉर कॉपरेशन, तो ये बायोपायरेसी से होता है। दिस लीड बायोपायरेसी होगा तो ये हो जाएगा। लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन, जिसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट था कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए थे, देन कुछ नेशनल लेवल प्रोटेक्शन लिए गए थे कि जिससे ये सब चीज़ें ना हो। अब बेनिफिट शेयरिंग एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, उसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसे थे कंपनीज और रिसर्चर ने बोला कि एक फेयर एग्रीमेंट करते हैं कि इंडिजिनियस कम्युनिटी से कि भाई जो भी प्रॉफिट कमाएंगे हम कमर्शलाइजेशन से या इसको सेल आउट करके, तो क्या करेंगे हम आपस में बांट लेंगे इसको। ठीक है, आपका इस नॉलेज और रिस्पेक्ट भी रहेगी ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स के लिए, और एक्नॉलेज भी कर देंगे उनका कि भाई ये वहाँ से आया है, हमें वहाँ से पता चल रहा है। इस तरीके से उनका था। केस स्टडी ऑफ कर्क्यूमा, टर्मरिक का एक बहुत बड़ा केस हुआ था, जो सुनना भी होगा शायद आपने, हल्दी के ऊपर केस हो गया था। अब ट्रेडिशनल हमारे यहाँ देखो इंडिया में पहले से ही इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। साइंटिफिक नेम इसका कर्क्यूमा लॉन्गा है। ट्रेडिशनली हम इसको आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम में यूज़ करते हैं पहले से। एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो होता है ना दूध में हल्दी मिला के पी लो तो सही हो जाएगा। वुंड हीलिंग, जब चोट लग जाती है, आपने कहते हुए सुना होगा अपनी जितनी ग्रानीज हैं या फिर दादी होती हैं या बड़े लोग होते हैं, वो ये क्या बोलते हैं, रात में ना दूध में हल्दी मिला के पी लेना जब चोट लग जाती है। वुंड हीलिंग, इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटोरी, एंटीसेप्टिक, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम इसको कट्स, बर्न्स या स्किन कंडीशन पे भी लगाते हैं। और हमारे यहाँ तो कुकिंग में, कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में, स्किन केयर में इसको ट्रेडिशनली हम यूज़ करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो 1995 में ना जो यूएस था, उनके पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस ने यूएस में एक मिसिसिपी मेडिकल सेंटर था, उन्होंने बोला था कि टर्मरिक वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, और उन्होंने क्या किया, चालू बन के उन्होंने पेटेंट ग्रांट करा लिया। ठीक है, तो पेटेंट क्लेम कर रहा था नोवेल्टी, क्योंकि देखो इंडिया में एज सच पहले इतना कुछ नहीं था कि उनको पेटेंट कराना है नहीं कराना, उस टाइम इतना नहीं था, बट आया यहीं से है, ये क्लियर था। बट उन्होंने इसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क बोलो या क्लेवर बोलो, तो उन्होंने थोड़ा सा चालूपंथी चंटपना दिखाया और उन्होंने पेटेंट करा लिया उसका 1995 में। फिर एक हमारे 1996 में CSIR वाले जागे कि अरे भाई ये तो हमारा है, टर्मरिक तो हमारे यहाँ की है, तो उन्होंने उस
पेटेंट को चैलेंज किया था। साथ ही साथ उन्होंने जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी वो साइट की थी, बताया था भाई ये तो बहुत बरसों से चला आ रहा है हमारे यहाँ और तुम्हारा कोई नोवेल्टी नहीं है इसकी, हमारे यहाँ तो पहले से ही दादी दादा सब यही कराते थे कि भैया दूध में डाल के पी लो या ऐसे लगा लो इसको बर्न वर्न पे, तो कोई तुमने अलग से कुछ इन्वेंट तो किया नहीं है। फिर CSIR ने एंशियंट संस्कृत, उर्दू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब प्रोवाइड किए थे और 1997 में वो USPTO ने रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया था पेटेंट। उन्होंने बोला कि ये आपकी आर्ट नहीं है, ये किसी की पहले से ही आर्ट है जिस पे आपने कब्जा किया हुआ है, बस ऐसा करके उन्होंने कैंसिल कर दिया था। इम्पैक्ट ऑफ द केस क्या होता, उसमें एक ग्लोबल प्रोसीडिंग हुई थी जिससे ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाया गया था। साथ ही साथ एक क्रिएशन हुआ जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया, जिससे कि फ्यूचर में बायोपायरेसी ना हो, और इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया आर्ट सर्चेस, पेटेंट एग्जामिनेशन की भाई देखो अपनी चीज़ों को अपने पास रखो, कभी पता चला फिर से लड़ने जाना पड़े। ठीक है, ये तो कर्क्यूमा का था। फिर नीम का केस हुआ था। नीम का केस जो हमने अभी पढ़ा है, नीम में भी वही था। देखो नीम का भी हमारा ऐसे है, हमारे यहाँ नीम से वो होता है ना, दातून होते हैं, उससे ब्रश कराते हैं कि भाई इसको ऐसे यूज़ कर लो। और एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन ट्रीटमेंट में काम आता है नीम ऑयल। एंटीबैक्टीरियल है तो माउथ के लिए भी अगर आप देखोगे नीम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। स्किन के ट्रीटमेंट, पर्सनल केयर, अगर नीम का पानी, नीम ऑयल होता है हेयर वॉश के लिए बहुत तरीके से। तो वहाँ यूरोपियन वाले थे, 1995 में उन्होंने बोला था कि US का जो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, उन्होंने बोला नीम ऑयल जो है वो फंगीसाइडल प्रॉपर्टी रखता है तो इसका हमारा पेटेंट कर दो। तो ये कंट्रोवर्सी हो गई भाई कैसे कर दो पेटेंट। फिर उसको देखा गया कि हाँ ठीक है, बट पेटेंट ओवरलुक किया गया क्योंकि जो हमारे यहाँ नीम को इंडिया में यूज़ करते थे वो यही पर्पस के लिए यूज़ किया गया। देन 1999 में सब चीज़ें कब हुई, 1995 में। एक 1995 में होके 1996 में लीगल केस हुआ, इसमें 1995 में होके 1999 में एक लीगल चैलेंज फाइल किया गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। हमारे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट हुआ, वंदना शिवा एक इंडियन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थी, तो उनके थ्रू हुआ था। तो उन्होंने इस पे आर्ग्यू किया था कि भाई ये तो हमारे यहाँ पहले से ही है, हमारा ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर में बहुत पहले से है। तो आउटकम ये आया था कि 2000 में उन्होंने EPO ने पेटेंट को रिवोक कर लिया। उन्होंने ये बोला था नीम को एज ए पेस्टिसाइड जो यूज़ कर रहे हैं वो कोई इनोवेशन नहीं है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, पहले से ही चलती आ रही है, आपने भी इस पे कुछ नया काम नहीं किया है, आप भी किसी की सपोलो की तरह सांप कुंडली मार के बैठे हो किसी की ट्रेडिशनल नॉलेज पे। फिर उसके बाद EPO ने कंफर्म किया रिवोकेशन 2005 में और परमानेंटली वो पेटेंट कैंसिल हुआ। ठीक है, किसी भी ट्रेडिशनल नॉलेज पे आप अपने चालू बन के पेटेंट नहीं करा सकते हो, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये दो केसेस हैं, एक तो हमारा नीम केस हो गया नीम का, और एक हमारा टर्मरिक का केस है, दोनों इंडिया का है। वो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पर ही हमारे यहाँ ऑलरेडी ट्रेडिशनली वो चलता आ रहा था।